जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि डीडी पे एग्ज़ाम नज़दीक है और बीए फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड POL 204 के संबंध में लेकर क्वेश्चन लेकर आया हूँ उस पेपर को देखते हुए। और हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे और जब आपके सामने यह क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है कि स्टोइकवाद के अनुसार, ठीक है, स्टोइकवाद के अनुसार यूडोमिनिया को पाने के 4 प्रधान सद्गुण हैं। तो 4 प्रधान सद्गुण कौन कौन से हैं? तो वह है दोस्तों प्रज्ञा, न्याय, साहस, आत्मसंयम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, स्टोइकवाद के अनुसार किसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए? तो स्टोइकवाद के अनुसार किसके अनुरूप जो जीवन जीना चाहिए? तो प्रकृति के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। किसके अनुरूप जीवन जीना चाहिए? प्रकृति के अनुरूप। अगला क्वेश्चन है आत्मनियंत्रण और जितेंद्रियता की नीति किस राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु है? तो किस राजनीतिक विचारधारा की विषय वस्तु है? तो स्टोइकवाद। किस विचारधारा की विषय वस्तु है? तो स्टोइकवाद। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोइक दर्शन को कितने भागों में प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, स्टोइक जो दर्शन होता है उसको कितने भागों में प्रस्तुत किया जाता है? तो 3 भागों में। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोइक दर्शन को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। तो जो स्टोइक दर्शन को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है वह कौन कौन से हैं? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तर्क, भौतिक और नीति। कौन कौन से हैं? तर्क, भौतिक और नीति। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किस विचारधारा के अनुसार चेतना से बाह्य प्रत्ययों की कोई सत्ता नहीं, वे मात्र विचार हैं? तो किसकी विचारधारा के अनुसार यह बात कही गई है? तो स्टोइकवाद। ठीक है, स्टोइकवाद। अगला क्वेश्चन है कौन सी विचारधारा मन को निष्क्रिय ग्राहक नहीं मानते थे, वे उसे क्रियाशील समझते थे? तो आपको बताना है कौन से विचारधारा मतलब विचारधारक थे जो मन को निष्क्रिय ग्राहक नहीं मानते थे, वे उसे क्रियाशील मानते थे। तो कौन थे वो? स्टोइकवाद थे। ठीक है, स्टोइकवाद। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा, ठीक है, किसने कहा सभी वस्तुओं का मापदंड मनुष्य है, मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है, अवश्य का स्वयं का अध्ययन करो और अपने आप को सद्गुण बनाओ। अर्थात स्वयं का अध्ययन करो और अपने आप को सद्गुण बनाओ। ठीक है, ये बात किसने कहा है? तो प्रोटेगोरस ने। किसने कहा है? प्रोटेगोरस ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है किसने सोफिस्टों के बारे में कहा कि वे अपने युग के ऐतिहासिक, रोमांसवादी, अध्यात्मशास्त्री, संशयवादी और शरीर शास्त्री थे? तो डमलर ने। किसने कहा? डमलर ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दो ज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग देख सकते हैं कि दो ज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिए थे सुकरात ने। किसने दिया था दोस्तों? सुकरात ने। और यूनानी के बाद जब यह आए तो इन्होंने ही दो ज्ञान का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही माप है? तो किसने कहा सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही माप है? तो सुकरात ने कहा था। किसने कहा था? सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही माप है। अगला है दोस्तों, यूनानी भाषा में सिनिक शब्द का अर्थ होता है। जो सिनिक शब्द होता है यूनानी में, उसका क्या अर्थ होता है? तो कुत्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कुत्ता होता है। जो सिनिक शब्द यूनानी में होता है उसका अर्थ कुत्ता होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुकरात एक यूनानी थे। तो आपको सुकरात एक यूनानी क्या थे? कवि थे, गायक थे, संगीतकार थे। तो सब लोग जानते हैं कि वह एक क्या थे? फिलोसफर यानी कि दार्शनिक थे। ठीक है दोस्तों, दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है कि सुकरात का शिष्य कौन था? तो जो सुकरात का शिष्य था वह प्लेटो था। ठीक है, आप लोग जानते हैं सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुकरात का समकालीन था। तो सुकरात का जो समकालीन था आपको इनमें से बताना है, तो वह कौन था? एरिस्टोफेंस। कौन था? एरिस्टोफेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्लेटो के अनुसार सुकरात के पिता थे। तो प्लेटो के अनुसार
जो सुकरात के पिता थे वह क्या थे? सेफ्रोनिस्क। क्या थे? सेफ्रोनिस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि सुकरात का कहना है कि आत्मा द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो आत्मा द्वारा निर्देशित किया जाता है किससे? तो किससे किया जाता है? वो ज्ञान से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान से किया जाता है। सुकरात को सजा दी गई, तो सुकरात को कौन सी सजा दी गई थी? तो वह मृत्यु की सजा दी गई थी। किसकी सजा दी गई थी? मृत्यु की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुसार सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते? तो किसके अनुसार सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते? तो सुकरात के अनुसार। ठीक है, सुकरात के अनुसार सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते। यह बात सुकरात ने ही कहा था। सुकरात के अनुसार सीखना एक प्रकरण का है क्या? तो वह क्या है दोस्तों? स्मरणा। क्या है? स्मरण। ठीक है, स्मरणा जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुकरात के अनुसार आत्मा है, जो सुकरात हैं उनके अनुसार आत्मा क्या है? वह क्या बताए हैं आत्मा को? तो वह अमर बताए हैं। क्या बताए हैं? अमर बताए हैं। जो आत्मा होती है वो क्या होती है? अमर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा पुण्य सभी गुण ज्ञान है? ठीक है, पुण्य सभी गुण ज्ञान है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। याद रखिएगा आप लोग कि यह बात किसने कही थी? तो सुकरात ने कही थी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुकरात किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए? तो सुकरात किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए? तो वह हुए थे नैतिकता। किसमें? नैतिकता के लिए प्रसिद्ध हुए थे सुकरात। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पश्चिमी दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वह सुकरात थे। कौन थे? सुकरात थे पश्चिमी दर्शन के संस्थापक। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर का सबसे विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। तो प्राचीन यूनान के एथेंस नगर का सबसे विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। तो किनको कहा जाता था? वह सुकरात को कहा जाता था। सुकरात को प्राचीन यूनान के सबसे विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक शब्द निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो हेलेनिस्टिक शब्द निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो वह ग्रीस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ग्रीस से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने खुद को एपिक्यूरियन के रूप में संदर्भित किया? तो किसने किया था? पियरे गैंसेडी ने। किसने? पियरे गैंसेडी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टोइसिज्म। ठीक है, स्टोइसिज्म अर्थात जो स्टोइकवाद को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो जो स्टोइकवाद था उसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वह श्रेय सिरियम के जेनो को। ठीक है दोस्तों, सिरियम के जेनो को जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्टोइकवाद के अनुसार यूडोमिनिया से प्रसन्नता, ठीक है, यूडोमिनिया को पाने के लिए कितने प्रधान सद्गुण हैं? तो कितने प्रधान सद्गुण है दोस्तों? 4। कितने? 4 प्रधान गुण जो है वह। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ये तो क्वेश्चन आप सब लोग को पता होगा और देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो और सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं यह रचना अरस्तु की है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस विचारक के अनुसार, ठीक है दोस्तों, किस विचारक के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति से एक राजनैतिक प्राणी है? ठीक है, मनुष्य अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। किस विचारक के अनुसार? तो यह कौन विचारक थे? तो वह अरस्तु ही थे, जो मनुष्य अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, अर्थात उन्होंने बताया कि हर मनुष्य क्या होता है? वह एक राजनीतिक प्राणी होता ही है। ठीक है, भले ही वह कहता है कि मैं राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक राजनीतिक में भाग लेता है, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे वह मतदान ही देता ही क्यों ना हो, तो वह कहीं ना कहीं वह क्या होता है कि वह राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो वह वही बात अरस्तु ने कही है कि जो मनुष्य अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। तो यह बात किसने कही है? तो अरस्तु ने ही कही है। किस विचारक ने राज्य को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था माना है? तो किस विचारक ने राज्य को एक स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था माना है? तो अरस्तु ने ही माना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि प्लेटो ने किसे अकादमी का मस्तिष्क कहा है? तो अकादमी का मस्तिष्क किसे कहा है प्लेटो ने? तो अरस्तु को प्लेटो ने अकादमी का मस्तिष्क कहा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो द रिपब्लिक में किया है। किसमें किया है? द रिपब्लिक में प्लेटो ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है, द लाज पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह प्लेटो हैं। कौन है दोस्तों? प्लेटो द लाज पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन प्लेटो के समर्थक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के समर्थक हैं? तो वह है बर्लिन। कौन है दोस्तों? बर्लिन जो है वह निम्नलिखित में से प्लेटो के समर्थक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलत्व के वृक्ष या चट्टानों से नहीं बनते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह प्लेटो का कथन है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? ठीक है। रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? तो वह कौन कहते हैं? थ्रेसीमेकस। कौन कहते हैं? थ्रेसीमेकस। अगला हमारा क्वेश्चन है किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना उनके दृष्टियों से स्पष्टता आधुनिक लगती है? ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक लगती है तो किसके कथन है ये? मैक्सी के। किसके हैं दोस्तों? मैक्सी की कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो उदयमिता। उदयमिता को उन्होंने अत्यधिक महत्व नहीं दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा दी है कि वह अपना ऐसी निजी काम करना है, ठीक है, जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा दी है कि वह अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यह प्लेटो ने परिभाषा दी है। ठीक है, न्याय की परिभाषा यह प्लेटो ने दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किसने कहा है कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? ठीक है, तो किसने कहा है कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? तो अरस्तु ने कहा है। याद रहेगा आपको, अरस्तु ने कहा है कि जो निर्धनता होती है वह अपराध व क्रांति की जननी होती है। पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो पहला राजनीतिक वैज्ञानिक और जनक कहा जाए तो कौन है? अरस्तु ही है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कौन है वो? अरस्तु है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु द्वारा राजनीतिक शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है तो कौन सी है? तो आगमनात्मक। कैसी पद्धति है? आगमनात्मक पद्धति है। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति है। अरस्तु द्वारा राजनीतिक शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति कौन है? तो आगमनात्मक। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने कहा है कि क्रांति तभी होती है जब राज्य की संप्रभुता का स्थान परिवर्तित हो जाता है? तो किसने कहा है कि क्रांति तभी होती है जब राज्य की संप्रभुता का स्थान परिवर्तित हो जाता है? तो अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? तो जो राज्य का अस्तित्व है वह मनुष्य से पहले है, यह बात किसने कही थी? तो अरस्तु ने ही कहा था कि जो राज्य का अस्तित्व है यह मनुष्यों से पहले ही था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थक है? तो निम्न में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थक है? तो अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। आपको बताना है कि अरस्तु के अनुसार इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, न कि दैवी, न कि कृत्रिम, न कि शक्ति। ठीक है दोस्तों, अर्थात राज्य एक दैवी संस्था भी नहीं है, राज्य एक कृत्रिम संस्था भी नहीं है, और राज्य एक शक्ति की कृति है, ये भी नहीं है। अर्थात सत्य क्या होगा? तो सत्य हमारा हो जाएगा कि राज्य एक क्या है? प्राकृतिक संस्था है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का ही यह कथन है कि जो राज्य का अस्तित्व है वह जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन यानी कि उत्तम जीवन के लिए है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था? तो कौन था? तो वह थे राल्स। राल्स जो थे वह वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था? तो सरकार का जो सर्वोत्तम प्रकार था वह क्या था? पॉलिटी। क्या था? पॉलिटी उसका सर्वोत्तम प्रकार था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने अर्पित किया? तो क्या? प्लेटो। ठीक है दोस्तों, अर्पित किया प्लेटो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि अरस्तु आगमनात्मक पद्धति से संबंधित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, जबकि
तीनों ऑप्शन गलत होंगे कि मार्क्स ट्रीशिप से है, गांधी बहुलावादी अवधारणाओं से है, हॉब्स अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, जबकि हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरस्तु वहाँ से आरंभ करता है जहाँ प्लेटो छोड़ देता है, यह कथन किसका है? अर्थात अरस्तु वहाँ से शुरू करता है जहाँ से प्लेटो छोड़ देता है, यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था सिज्विक ने। किसने कहा था? सिज्विक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचीस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे? तो अरस्तु, ठीक है, अरस्तु थे जो एथेंस से कालचीस भाग गया था कि एथेंसवादी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे, इसलिए वे भाग गए थे, यानी कि चले गए थे। अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानते हैं वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है, किसका कथन है? अर्थात अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानते हैं वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन आपका इनमें से किसी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से किसी का नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? जो क्रांति का कारण है सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यह दृष्टिकोण कि सरकारों एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, किसने व्यक्त किया? तो अरस्तु ने व्यक्त किया था। किसने व्यक्त किया था? अरस्तु ने व्यक्त किया था। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति के नैसर्गिक मानता है? तो अरस्तु। कौन? अरस्तु मानते हैं कि जो विचारक संपत्ति नैसर्गिक मानते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है, तो राज्य का जो अस्तित्व है वह किसमें है? विकास का परिणाम है। राज्य का जो अस्तित्व है वह क्या है? विकास का परिणाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों के दर्शन की भावनाओं और सत्ता न होगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते? तो किसने कहा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते? तो यह बार्कर ने कहा है। किसने कहा है? बार्कर ने यह बात कहा है कि अगर आज प्लेटो जिंदा होते तो आधुनिक साम्यवादियों में से भी प्रबल साम्यवादी होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आन लिबर्ट का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? तो आन लिबर्ट का मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो पूर्ण स्वतंत्रता से। किससे संबंधित है? पूर्ण स्वतंत्रता से। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार राज्य का वास्तविक इच्छा है। क्या है? वास्तविक इच्छा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वह है पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि पॉलिटिक्स किसकी रचना थी? तो अरस्तु की थी, और यह कथन जो रचना है वह प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो रिपब्लिक हो गया, लॉज हो गया, ये सारे किसके हैं? तो वह प्लेटो की रचनाएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह किसका मत था कि शासकों की संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो यह किसका मत था कि शासकों की संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो वह प्लेटो का मत था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा राजनीतिक शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है? तो प्लेटो द्वारा जो राजनीतिक शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है वह कैसी है? निगमनात्मक। ठीक है, और अरस्तु के द्वारा आगमनात्मक था और इनके द्वारा निगमनात्मक पद्धति है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते? ठीक है, किसने कहा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक विश्व की बुराइयां नहीं विलुप्त हो सकती? तो यह किसने कहा था? तो प्लेटो ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेस परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो नेस परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? तो द रिपब्लिक में किया है। द रिपब्लिक में उन्होंने नेस परिषद का उल्लेख किया है। किसने किया है? तो प्लेटो ने द रिपब्लिक में किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्याय मानवीय का आत्मा का वह गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? प्लेटो का है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने राज्य को मानव मस्तिष्क का बृहद रूप कहा है? तो प्लेटो ने कहा है राज्य को मानव का मस्तिष्क का बृहद रूप। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्लेटो के मुख्य रूप से सोफिस्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? तो यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया था? तो नैतिक पे। नैतिक पे यूनानियों ने क्या किया था? अधिक जोर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रतिपादक है? तो उदारवाद का प्रतिपादक कौन है? तो प्रत्ययवाद। कौन है दोस्तों? प्रत्ययवाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था?
अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? एथेंस में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। और हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में आने के बहुत अधिक चांस हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और 1 से 2 बार जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से मतलब समझ में आएगा और याद हो जाएगा, और जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑप्शन देखकर आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि अरस्तु किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान का पिता कहलाता है? तो अरस्तु किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान का पिता कहलाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन के कारण, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को ही माना जाता है राजनीतिक विज्ञान का जनक, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा है? तो अरस्तु ने ही कहा है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वह क्या है? अधिपति विज्ञान है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? तो मैकियावेली। कौन दोस्तों? मैकियावेली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नगर राज्य का शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? संघीय राज्यों के लिए होता है। किसके लिए होता है? संघीय राज्यों के लिए होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है? तो यह बात अरस्तु ने ही कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत का आधारित है उपरोक्त सभी पे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में आने के भी बहुत अधिक चांस हैं कि प्लेटो के अनुसार जो होता है क्या है कि आदर्श जो राज्य है उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-40 यानी कि 5040। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो ने इसके विचारों को लिया था, मतलब प्लेटो ने किसके विचारों को लिया था? तो सबके विचारों को लिया था, जैसे कि ये सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरामेडिजे, ठीक है, सुकरात, पैरामेडियस, ये मतलब तीनों लोगों के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्लेटो ने अनंत वास्तविकताओं को प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित में के अंदर वास्तविक विश्व का स्पष्ट किया, तो वह किसमें किया? तो द रिपब्लिक में, ठीक है दोस्तों। अगला है कि प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है, तो उपरोक्त सभी में पाया गया है उनका प्रकटन, ठीक है। प्लेटो का पुनः प्रकटन सभी में पाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? पूर्ण कढ़ाई। अगला है, और ये हमारे क्वेश्चन थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भी थे, और हमने वही क्वेश्चन लिए थे जो परीक्षा में बहुत अधिक चांस हैं आने के, और ये आप देख कर ही जाइएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं। और ये हमने एक पार्ट बनाया है और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसको यहीं पे रोक देता हूँ, और आगे हम इसका एक और पार्ट दे देंगे जिससे आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है दोस्तों, POL 203 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, और बाकी 204 के लिए हम आगे वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।